हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि विचार पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम हर बार की तरह 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो अगर किसी विलयन में हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापनी हो तो हम क्या करते हैं, पीएच पैमाना लेते हैं ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पीएच पैमाने का प्रयोग करके हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जल विद्युत का उत्पादन जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो करता है गुरुत्व स्थितिक ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो क्या है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए सूची से मिलान करें और दूसरी सूची को करना है सही बताएं। ठीक है, उत्तर सम्मिलित करने हैं। तो देख लेते हैं इसका। हमें एक सूची दी है और दूसरी सूची से मिलान करना है। तो पहले का जो है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ऑडियोमीटर से क्या होती है, ऑडियो सीधे पता चलता है ना, ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर में। फोटोमीटर, तो जो फोटोमीटर में मापा जाता है वहाँ मापा जाता है प्रकाश की किरण। ठीक है, फोटो प्रकाश की किरण या सॉरी प्रकाश की तीव्रता। प्रिकोमीटर, तो प्रिकोमीटर में जो मापा जाता है वो मापा जाता है पदार्थ, जो तरल पदार्थों का विशेष गुण। ठीक है, तरल पदार्थों का विशेष गुण मापा जाता है पिकोमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं पायरिलियोमीटर, तो जो पायरिलियोमीटर होता है उसमें मापा जाता है सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो गिरने के दौरान जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो कैसे गिरती हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं जब बारिश की बूंदें गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संवेग की इकाई क्या है? तो जो संवेग की इकाई होती है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है संवेग की इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या बदलता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें क्या बदलता है बताना है। ठीक है, तो उसमें क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट देखते हैं, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो दहन अभिक्रिया है वो कैसी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल ऑप्शन ही सही है। और एक रासायनिक अभिक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी सही है। तो इसका तो हमारा सही ऑप्शन बनेगा एक, दो और तीन, तीनों क्या है? सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, दो और तीन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो जो ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं वो होते हैं तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो जो श्वसन के दौरान विघटन नहीं होता है वो किसका नहीं होता है? विटामिन का नहीं होता है। ठीक है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और प्रोटीन का होता है। और किसका नहीं होता है? तो विटामिन का नहीं होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है केवल 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो जो केंद्रिका में पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता और आरएनए पाए जाते हैं और डीएनए पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक, तीन और चार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए केंद्रिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जटिल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो कौन सा आकार के दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम? ठीक है, आरोही क्रम याद रहे कि आरोही दिया है यहाँ पे। तो इसका जो पहले परगना होता था, फिर सरकार और फिर सूबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सूबा में यानी सूबेदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, परगना, सरकार और सूबा। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग के का जो विजय है उसका वर्णन किया गया अशोक द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्रतिहार, तो जो प्रतिहार है वो कन्नौज, चोल, चोल का हो जाएगा तंजौर, परमार, परमार का हो जाएगा धारा और सोलंकी, सोलंकी का हो जाएगा अनहिलावाड़। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
अरबों द्वारा सिंधु विजय की जानकारी मिलती है। तो जो अरबों द्वारा सिंधु विजय की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है चचनामा में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो जो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे वो कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विलियम विल्सन हंटर द्वारा इंपीरियल गजेटियर का संकलन किया गया था। जहांगीर महल स्थित है, तो जो जहांगीर महल स्थित है वो स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर जो ये है करेक्ट है कि जहांगीर महल आगरा में स्थित है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के जो प्रयोग पे प्रतिबंध लगाया था वो किसने लगाया था? जहांगीर द्वारा लगाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, तंबाकू पर प्रतिबंध जो लगाया था वो जहांगीर द्वारा लगाया गया था। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था, तो जो शिवाजी के शासनकाल में जो सुमंत पद संबंधित था वो किससे संबंधित था? विदेशी मंत्री थे, ठीक है। और वर्तमान में हमारा विदेश मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो जो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसी के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की डेट बताइए, और 1905 में हुआ था ना। तो बंगाल विभाजन के लिए कौन सी तारीख रखी गई थी ये बताइए कमेंट करके। इंडियन सोशल रिफॉर्म्स पत्र के संपादक थे, तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो पत्र के संपादक थे वो कौन थे? के.एन. नटराजन। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, के.एन. नटराजन थे, ठीक है, इसके संपादक। नेक्स्ट देखते हैं, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय की ने अपनाई थी? तो यह जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की जो स्थापना की थी वो की थी मास्टर सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मास्टर सूर्य सेन द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो रोलेट एक्ट का पारित हुआ था, कमेंट करके बताइए। और इसके टाइम पीरियड पे पूछा जा रहा है कि जो भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, कमेंट करके बताइए भी। तो जो रोलेट एक्ट पारित हुआ था उसके टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि रोलेट एक्ट के टाइम पीरियड पे जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणडेल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जो अरुणडेल जो समिति था उसकी जो संबंध था वो था राजनीतिक सुधार से, ठीक है। जो राजनीति में जो सुधार करने थे उससे संबंधित था अरुणडेल समिति। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी के जो नाविक थे उन्होंने विद्रोह किया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पे किया था उन्होंने? मुंबई में किया था ना, यानी मुंबई इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरराम जी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, भरराम जी एम मालाबारी द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो नायकदा विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि नायकदा विद्रोह गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे जो समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक जो रहने वाली सरकार थी वो थी सतारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, सतारा थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था वो किया गया था 1911 को, ठीक है। और दिल्ली राजधानी कब लाई गई थी, कमेंट करके बताइए। इसी से रिलेटेड है, ठीक है। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने में के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह जो वक्तव्य दिया गया था, वक्तव्य ये किसके द्वारा दिया गया था? उदारवादियों के संबंध में ये बताना है, ठीक है। तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय द्वारा यह कहा गया था कि 20 वर्ष का जो संघर्ष करने के बाद, यानी दुख झेलने के बाद भी क्या हुआ था? रोटी के बदले इन्हें पत्थर प्राप्त हुए थे। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय हुई थी? तो जो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी, पूछा जाएगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के टाइम पीरियड पे राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों असत्य है वो बताना है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में कथन दिए हैं और कौन सा कथन असत्य ही बताना है।
तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, तो अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, ये असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये क्या है, असत्य कथन है, बाकी राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे वो कौन नहीं थे? गौरी शंकर सिंह नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, गौरी शंकर सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में जब राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो गए थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था ना, तो किसको चुना था वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह को चुना है, ठीक है उन्होंने। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, दीप नारायण सिंह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि महाभियोग भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर कितनी बार लगा है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कितनी बार लगा था। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 1 वर्ष पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो क्या है, असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो देख लेते हैं इसका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है, ये गलत है, ठीक है। और अगला देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। और हमारा जो संविधान संशोधन है ना, भाग 20 में, यानी आर्टिकल 368 यानी 368 के भाग 20 में, ठीक है, पार्ट 20 में, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और द्विसदनवाद यूएसए से, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द्विसदनवाद यूएसए से, ये भी सम्मिलित नहीं है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम ऐसे याद कर सकते हैं, सम यानी असम करके, ठीक है, असम यानी ऑस्ट्रेलिया, सम मानी समवर्ती सूची। तो हमारा जो इसमें सुमेलित कथन नहीं है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संविधान के जो मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है वो कौन सा नहीं है? न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि अगर हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो कितनी बार हुआ है, ठीक है। सॉरी, प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है नहीं, और हुआ है तो कितनी बार हुआ है, ठीक है, और कब हुआ था, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? तो किसके हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना है कि किसके वेतन और भत्ते भारत की जो संचित निधि होती है उस पर भारित व्यय में शामिल हैं। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या है, वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित व्यय से में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पुनर्लोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो पुनर्लोकन करता है ना, जैसे कोई न्यायालय द्वारा, जैसे हम कोर्ट में आते हैं उसके बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाते हैं ना, तो उनके जो उन्होंने जो फैसला दिया उस पर क्या होता है, पुनर्लोकन होता है, ठीक है। उसको फैसले को दोबारा देखा जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। तो उसके यही बात कर रहा है कि यह जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 137, ठीक है। अनुच्छेद 137 में ये क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, तो लोकसभा का चुनाव जो होता है तो उसके कितने दौरान टाइम पीरियड पे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 48 घंटे पहले ही क्या हो जाता है, जैसे मतदान शुरू होने वाला उससे 48 घंटे पहले, यानी 24 दूना 48, यानी 2 दिन पहले क्या हो जाता है, जो चुनाव के लिए जो प्रचार चल रहा होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 338 के बी में। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा ना, अनुच्छेद 338 के बी में संविधान में जो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो ये जो शामिल नहीं होगा
पोर्टफोलियो न्यूज, ठीक है, पोर्टफोलियो न्यूज क्या होगा, शामिल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो जो रुपये की परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य है वो है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी परिवर्तन कर सकते हैं क्या, अन्य मुद्रा में, ठीक है, मुद्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो कुंडनकुलम परियोजना है वो कौन से राज्य में है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तमिलनाडु पे है ये, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुंडनकुलम जो परियोजना है वो तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो जो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है वो कौन सी समिति से है, तो इसका जो संबंध है YV रेड्डी समिति से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, YV रेड्डी समिति का संबंध है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, पेरियार जो अभ्यारण्य है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में निम्न में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो जो भारत में जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बिल्कुल ए है, करेक्ट आंसर है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य क्या है, तो ऊर्जा संकट का जो तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन है उनके समाप्त होने का खतरा बनाए ना, तो ऊर्जा संकट से यही तात्पर्य है। तो हमारे 50 MCQ क्लियर हो गए हैं, तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। तो KM मुंशी ने कहा था, ठीक है, भारत का जो संविधान था उसकी प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी कहा था वो कहा था KM मुंशी ने। तो और संविधान में अभी जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो बेरवाडी था ना, बेरवाडी वाद जो वाद हुआ था इसमें क्या होता है, संविधान में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, ठीक है, और उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा ये कहा था बेरवाडी केस में। और जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें क्या, उसमें माना था और उसके दौरान क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। तो किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। तो केशवानंद भारती वाद था, उसमें क्या माना था, ये केरल का केस था, ठीक है, केशवानंद भारती केरल केस। तो इसमें क्या हुआ था कि संविधान में क्या माना था, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था और प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द। तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में 1976 में। और इसके दौरान जो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द क्या किए थे, जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता उल्लेखित है। तो कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, बंदुकता जो भी है। तो उसको अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको उसको, ठीक है, डिटेल्स में। तो संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से 3 न्याय है। और जो स्वतंत्रताएं हैं वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डेली MCQ लगाने हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं स्टोरी पे MCQ पोस्ट करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पॉलिटी, हिंदी, करंट अफेयर्स आदि के नोट्स। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।